हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा 9th 11th में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा चैप्टर चल रहा है कोशिका जीवन की इकाई, है ना। अगर हमारे जीवन में सेल्स ना हो तो उसका कोई महत्व ही ना रहे ना। तो चैप्टर हमारा क्या चल रहा है, कोशिका जीवन की इकाई, जिसमें कई सारे ऐसे टॉपिक है जो हम पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति और अंतःझिल्लिका तंत्र। क्या पढ़ेंगे? कोशिका भित्ति क्या होती है और अंतःझिल्लिका तंत्र क्या होती है। आपके बोर्ड एग्जाम में भाई कोशिका भित्ति पूछी जाती है, सेल वॉल क्या होते हैं। ठीक है, तो आज की टॉपिक हमारी क्या है, कोशिका भित्ति एवं अंतःझिल्लिका तंत्र किसे कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले लिंक को शेयर कर दो ताकि जितने बच्चे नहीं आए हैं सारे बच्चे आ जाएं। और आप सभी को मैं बता दूं कि आपने जो पिछली क्लास का जो आप लोग पढ़ रहे हो ना, जो आपकी टॉपिक अभी छुट्टी है, वो पढ़ना स्टार्ट कर दो अब ना। स्टार्ट कर दो, ये चैप्टर बड़े ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, और एक चीज मैं बता दूं बच्चा, नीट के लिए बड़े ही महत्व रखते हैं चैप्टर। कोशिका जीवन की इकाई वाला जो चैप्टर है नीट के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो आज की टॉपिक हमारी क्या है, कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को क्या कहते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल। ये जो कोशिका भित्ति है बेटा, ये जो कोशिका भित्ति होती है ये प्लांट सेल में पाई जाती है। ध्यान देना, ये जो कोशिका भित्ति है ये प्लांट सेल में पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। पिछली क्लास में हमने दो चीजों की बात की थी। जो हमारा क्या था, समीप केंद्र की, समीप केंद्र की, केंद्रकीय, या जिसको हमने क्या बोला था, कोशिका भित्ति, यानी सॉरी यूकैरियोटिक कोशिका। क्या हमने बोला था? यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, है ना, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका। इस यूकैरियोटिक कोशिका में हमने दो सेल्स की बात की थी। इस यूकैरियोट कोशिका में हमने किसकी बात की थी? दो सेल्स की बात की थी बच्चा। दो सेल्स कौन थे? दो सेल्स की बात की थी। एक था पादप कोशिका, पादप कोशिका। पादप कोशिका को क्या कहते हैं भाई? प्लांट सेल, प्लांट सेल। ठीक है। दूसरा क्या था? जंतु कोशिका। जंतु कोशिका को क्या बोलते हैं? एनिमल सेल, एनिमल सेल। एक को पादप कोशिका, दूसरे को जंतु कोशिका। पादप कोशिका को प्लांट सेल और जंतु कोशिका को एनिमल सेल। एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे, जितने भी एग्जाम्पल, जितने भी प्लांट्स होंगे, जितने भी प्लांट्स होंगे यानी कि धरती पे जितने भी पौधे होंगे, सभी में कौन सी सेल्स पाई जाएगी? प्लांट सेल, यानी पादप कोशिका। और जितने भी जीव जंतु, है ना, जितने भी क्या होंगे, जीव जंतु होंगे, तो सभी जीव जंतुओं में, सभी जीव जंतुओं में कौन सी कोशिका पाई जाएगी? जंतु कोशिका, यानी कि एनिमल सेल। तो पौधों में पादप कोशिका, जंतुओं में एनिमल सेल। बात समझ में आ गई? ये हमने बात कर ली थी। इसके बाद एक बात हमने और की थी, वो क्या था? हमने ये भी देखा था, जो पादप कोशिका होगी, है ना, पादप जो कोशिका होगी इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा। पादप कोशिका में सेल वॉल तो होता है, लेकिन जंतु कोशिका में सेल वॉल जो है, ये जो कोशिका भित्ति है ये अब्सेंट है, यानी किसका क्या है? अभाव है। और इसमें इसका क्या है? प्रेजेंट है, यानी कि पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है उपस्थित होती है। उपस्थित होने के साथ साथ ये दृढ़ होती है। उपस्थित तो होती है और उपस्थित होने के साथ साथ एक ऐसी होगी, दृढ़ होगी, यानी कि ये मोटी होती है।
तो पादप कोशिका की जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज्यादा दृढ़ होती है, मजबूत होती है। जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं, तो मजबूत होने की बात ही अलग है। समझ में आ गया? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो हम बात करेंगे कोशिका भित्ति की। तो वापस से सभी बच्चे हेडिंग क्या डालोगे? कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। ठीक, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल कहते हैं। समझ आ गई बात? बात समझ में आ गई? अब देखो, अब हम कोशिका भित्ति की बात करते हैं। ठीक है, अब हम अगर कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो प्रत्येक कोश का एक बाहरी, ठीक है, क्या लिखोगे? पादप में कोशिका भित्ति बड़ा, मजबूत, आजीवित, लचीली परत होती है। ठीक है, क्या लिखोगे? पादपों में, पादपों में कोशिका भित्ति बड़ा, मजबूत, ठीक है, पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है? बड़ा होती है, ठीक है, मजबूत होती है, आजीवित, लचीली परत होती है। क्या होगी? मजबूत, आजीवित, आजीवित, लचीली, ठीक है, आजीवित और लचीली परत होती है। क्या होगी? आजीवित होगी, और आजीवित के साथ साथ कैसी होगी? लचीली परत होती है। ठीक है, और जो प्लाज्मा झिल्ली के बाहर उपस्थित होती है, जो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? जो या ए प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा है ना, जो या ए प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, ठीक है, ये प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, बाहर उपस्थित, ठीक है, बाहर उपस्थित होती है। क्या होगी? बाहर उपस्थित होती है। कैसी होती है ये? परतों में, ठीक है, पादपों में कोशिका भित्ति बड़ा होती है, मजबूत है, आजीवित है, लचीली है। ठीक है, बड़ी है, मजबूत है, आजीवित है और लचीली है। इसके साथ साथ ये प्लाज्मा झिल्ली के बाहर क्या होंगे? उपस्थित होते हैं। ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये इनकी उपस्थिति होती है। किसकी उपस्थिति होती है? कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की। किसकी उपस्थिति? कोशिका भित्ति एवं सेल वॉल की। और यह पादप कोशिका में, ठीक है, यह पादप कोशिकाओं की संरचनात्मक दृढ़ता एवं सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, यह पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता एवं सुरक्षा प्रदान करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगी? यह पादप कोशिकाओं को, यह पादप कोशिकाओं को, कोशिकाओं ना, प्लांट सेल, प्लांट सेल। तो यह पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक, संरच संरच संरचनात्मक, ठीक है, संरचनात्मक दृढ़ता, संरचनात्मक दृढ़ता एवं सुरक्षा प्रदान करती हैं, एवं सुरक्षा यानी इसको क्या देगी? सेफ्टी देगी। तो सुरक्षा प्रदान
करती है, क्या देगी, सुरक्षा प्रदान करती है। कौन सुरक्षा प्रदान करेगा, ये जो प्लांट सेल है। ध्यान देना, सिर्फ किस में पाई जाएगी, पादपों में। जंतु में इसका क्या है, अभाव है। एनिमल सेल में इसका अभाव है, प्लांट सेल में ये प्रेजेंट है। और ये प्लांट सेल में प्रेजेंट है तो ये बहुत सारे कार्यों को कर रही है, ठीक है। और यह पादप में हेमीसेलुलोज एवं पैक्टीन जैसे अघुलिन पॉलीसेकेराइड द्वारा बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखोगे, यह सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ठीक है, एवं पैक्टीन जैसे अघुलनशील पॉलीसेकेराइड द्वारा बनी होती है, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट, यह सेलुलोज, सेल्यूलोज, हेमीसेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एवं पैक्टिन, ठीक है, एवं पैक्टिन अघुलनशील पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। एवं पैक्टिन अघुलनशील, घुलनशील पॉलीसेकेराइड की, किसकी बनी होगी, पॉलीसेकेराइड की, ठीक है, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। किसकी बनी होगी, पॉलीसेकेराइड की बनी, ठीक है, पॉलीसेकेराइड की ये क्या होगी, बनी होती है। कौन बनी होगी भाई, सेलुलोज, सॉरी सेल वॉल बनी होती है। पौधों में जो सेल वॉल पाई जाती है ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की एवं पैक्टिन जैसे अघुलनशील पॉलीसेकेराइड की क्या होती है, इनका निर्माण हुआ। और ये निर्माण होने के साथ साथ पौधों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, मजबूत बनाते हैं और दृढ़ता भी देते हैं, ठीक है। जंतु एवं प्रोटोजोआ में अनुपस्थित होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति मुख्यतः पादप में, कवक में, जीवाणु में, शैवाल में पाई जाती है, ठीक है, परंतु जंतु एवं प्रोटोजोआ में क्या होगी, अनुपस्थित होगी। तो क्या लिखोगे, कोशिका भित्ति, नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका भित्ति मुख्यतः, नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल मुख्यतः सेल वॉल मुख्यतः किसकी बनी होगी भाई, सेल वॉल मुख्यतः पादप कोश का, ठीक, कवक, कवक को क्या बोलते हैं, फंजाई, तो कवक, ठीक, शैवाल, कवक शैवाल, शैवाल को क्या बोलते हैं, एल्गी, ठीक है। पादप कोश का कवक शैवाल जीवाणु में पाई जाती है, जीवाणु में पाई जाती है, पाई जाती है, परंतु, ठीक है, परंतु जंतु एवं, परंतु एनिमल सेल, एनिमल एवं प्रोटोजोआ में, ठीक है, एनिमल एवं प्रोटोजोआ में अनुपस्थित होती है। अनु क्या होगी, अनुपस्थित होती है। तो ये है पादप कोशिका, सॉरी कोशिका भित्ति, जो सिर्फ किस में पाई जाएगी, शैवाल में, ठीक है, ठीक है। अब ये हमारी जो कोशिका भित्ति खत्म। कोशिका भित्ति के बाद हम स्टार्ट करते एक टॉपिक हमारी और आती है जीव द्रव्य की, किसकी, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। इस जीव द्रव्य को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म,
ठीक है, जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। अब हम अगर प्रोटोप्लाज्म की बात करेंगे, ठीक है, इसकी बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की, तो कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म शब्द सन 1839 में पुरकिंजो नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले पहली पॉइंट्स क्या लिखोगी, जीव द्रव्य का नाम, जीव द्रव्य, ठीक है, जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था, तो पूरे किंजो ने। ठीक है, किसने दिया था, पुरकिंजो नामक वैज्ञानिक ने सन 1839 में। ठीक है, सन 1839 में। तो क्या लिखोगे, पुरकिंजो, पुरकिंजो नामक वैज्ञानिक ने, वैज्ञानिक ने, ठीक है, कितने सन में, सन 1839 में जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य का नाम, इस जीव द्रव्य को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। अब अगर जीव द्रव्य के निर्माण की बात करोगे, ठीक है, तो देखो कोशिका द्रव्य, कौन कौन से सेल्स, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, ठीक है, क्या मिलेगा, कोशिका द्रव्य, ये दिख नहीं रहा है ना, चलो देखो, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो सेल्स के अंदर एक लिक्विड है। ठीक, साइटोप्लाज्म प्लस केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये दोनों आपस में जब मिलते हैं, इन दोनों का जब आपस में संयोग होता है, तो ये दोनों आपस में संयोग से क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, यानी कि जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। तो केंद्रक द्रव्य और साइटोप्लाज्म द्रव्य ये आपस में मिलते हैं और आपस में मिलके किसका निर्माण करते हैं, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। प्रोटोप्लाज्म का सबसे पहले नाम पुरकिंज नामक वैज्ञानिक ने सन 1839 में दिया था। बात समझ में आ गई, इतनी बेसिक चीजें खत्म। तथा हेक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। तो भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार किसने कहा, जीवन का, ठीक है, क्या लिखोगे, जीव द्रव्य को, जीव द्रव्य को, तो अगली पॉइंट क्या लिखोगे, हेक्सले ने, हेक्सले ने जीव द्रव्य को, जीव द्रव्य को जीवन का, ठीक है, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा, भौतिक आधार कहा, किसने, हेक्सले ने। तो भौतिक आधार कहा, भौतिक आधार का मतलब कि अगर ये साइटोप्लाज्म ना रहे या ये प्रोटोप्लाज्म ना रहे तो कोई अस्तित्व ही ना रह जाए। सेल है हमारी, हम सेल्स देखते हैं, तो सेल्स के अंदर हमें कई सारी चीजें नजर आती है। जैसे साइटो, एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर प्लाज्म है, न्यूक्लियर प्लाज्म में डीएनए है, न्यूक्लियोलस है, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। इसी तरह साइटोप्लाज्म है, तो को एक सेल है, तो एक सेल में जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी सेल ऑर्गन्स होते हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं। तो साइटोप्लाज्म का भाग ही सेल ऑर्गन्स में चेंज हो जाता है। जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का भाग ही किसमें चेंज हो जाता है, सेल ऑर्गन्स में चेंज हो जाता है। तो कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली से घिरा रहता है। ठीक है, आगे क्या लिखोगे, कोशिका झिल्ली, ठीक है, सॉरी, कोशिका द्रव्य, कोशिका
द्रव्य एक तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली से कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली यानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, घिरा रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको बता भी चुकी हूं मैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होते हैं, यही ना हमने देखा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमने यही बात की थी, ये ढेर सारी सेल्स हैं, ये भी ढेर सारी सेल्स हैं, यहाँ पे भी ढेर सारी सेल्स हैं, एक श्रृंखला ना, ये एक चैन के रूप में रहती है। कैसे रहती है? ये एक चैनबद्ध रहती है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक चैनबद्ध रहती है दोनों साइड से, ये एक चैनबद्ध आपस में ये जुड़ी रहती है। यही क्या होती है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। ठीक है, और यूकैरियोटिक में यह केंद्रक झिल्ली व प्लाज्मा झिल्ली के मध्य भाग होता है, और यूकैरियोटिक में ये केंद्रक द्रव्य, ठीक है, यह केंद्रक द्रव्य का, ठीक है, यह केंद्रक झिल्ली व प्लाज्मा झिल्ली के मध्य के भाग होता है। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में यह यू यूकैरियोटिक को हम समीप केंद्री कहते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में यह केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली व प्लाज्मा झिल्ली के, प्लाज्मा, ठीक है, वो प्लाज्मा झिल्ली के, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली के मध्य, ठीक है, मध्य में होता है या मध्य में पाया जाता है। तो मध्य में होता है, कहाँ होगा? ये मध्य में प्रेजेंट होगा। ठीक है, जिसकी परत लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ये कोशिका झिल्ली की, ठीक है, जिसकी परत जो होगी, जो मध्य झिल्ली होगी, तो आगे क्या लिखोगे? जिसकी परत, जिसकी परत लिपोप्रोटीन, लिपो, ठीक है, लिपो प्रोटीन की, प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, किसकी होगी? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। तो किसकी परत? यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका में यह केंद्रक झिल्ली व प्लाज्मा झिल्ली के मध्य में होता है, और जिसकी परत क्या होती है? लिपोप्रोटीन से बनी होती है। कोशिका द्रव्य में बहुत से प्रोटीन, ठीक है, कोशिका द्रव्य में बहुत से अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, कोशिकांग, रिक्तिका एवं तरल पदार्थ होते हैं। तो क्या लिखोगे? कोशिका द्रव्य में, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका द्रव्य में बहुत से अकार्बनिक पदार्थ, बहुत से क्या? अकार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ
अब अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं आप सभी बताओ। अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, सभी बच्चे कमेंट पे आंसर लिखो। अकार्बनिक पदार्थ क्या है? तो खनिज, लवण तथा जल। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ, तो अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? खनिज, लवण तथा जल। तो खनिज, लवण तथा जल, ये सारे क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है। तो कोशिका द्रव्य में बहुत से अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ, इसी में क्या लिखोगे? कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। अब कार्बनिक पदार्थ क्या है भाई? तो कार्बनिक पदार्थ क्या लिखोगे? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक, प्रोटीन, वसा, ठीक है, प्रोटीन और वसा, ठीक, ये हमारे क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। तो कोशिका द्रव्य में बहुत से क्या पाए जाते हैं? कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ के साथ साथ कोशिकांग, रिक्तिका एवं तरल पदार्थ होते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ, कोशिकांग, 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 कोशिकांग को हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनल, ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल क्या है? जैसे माइट्रोकांडिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, गाल्जी, ठीक है, गाल्जी काय, ओके, और केंद्रक, ईटीसी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो कोशिकांग, रिक्तिका क्या होगी? रिक्तिका एवं तरल पदार्थ होते हैं। रिक्तिका, रिक्तिका को हम क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल, जिसको हम एक नाम और देते हैं रसधानी, रसधानी, जिससे भोजन का क्या होगा भाई? संचय होगा। तो रसधानी यानी रिक्तिका एवं तरल पदार्थ होते हैं, एवं तरल पदार्थ, तो एवं तरल पदार्थ होते हैं। तो ये है कोशिका सॉरी जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य में हमने क्या देखा? जीव द्रव्य में हमने क्या बात की? देखिए, प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य का नाम एक नंबर में पूछा जाता है आपसे कि जीव द्रव्य का खोज या जीव द्रव्य का नाम सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था? आप बताओगे। पुरकिंजो नामक वैज्ञानिक ने सन 1839 में जीव द्रव्य का नाम दिया। जीव द्रव्य किनसे मिलकर बना है? तो आपका आंसर क्या होगा? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों आपस में मिलकर प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। और हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा? कि ये जीवन का भौतिक आधार है। क्या बोला? कि ये जो हमारे जीवन का भौतिक आधार क्या है? ये प्रोटोप्लाज्म ही हमारे जीवन का भौतिक आधार होता है। ठीक है, इसके आगे हमने क्या बात की? कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। जो साइटोप्लाज्म है ये एक प्रकार का तरल पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, जो कोशिका झिल्ली से घिरा होता है, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये इससे घिरा होता है। इसके बाद यूकेरियोटिक कोशिका में यह केंद्रक झिल्ली व प्लाज्मा झिल्ली के मध्य होता है, जिसकी परत लिपोप्रोटीन की बनी होती है। और यूकेरियोटिक कोशिका में यह किससे? केंद्रक झिल्ली व प्लाज्मा झिल्ली से के मध्य में होता है, और जिसकी परत क्या होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। तो इसकी परत का निर्माण किससे होगा? लिपोप्रोटीन से ही इसकी परत का निर्माण होता है। आगे हमने क्या बात की? कोशिका द्रव्य में बहुत सारे अकार्बनिक पदार्थ जैसे खनिज, लवण व जल, कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा, कोशिकांग जैसे माइट्रोकांडिया, गाल्जी काय, केंद्रक, तारक काय, ये सारी चीजें, और रिक्तिका और तरल पदार्थ होते हैं। यानी कि कोशिका द्रव्य के अंदर क्या क्या पाए जाएंगे? कार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ है, और रसधानी यानी रिक्तिका है, और तरल पदार्थ है। ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? कोशिका भित्ति। अब आता है अंतःझिल्लिका तंत्र। ठीक है, अंतःझिल्लिका तंत्र। तो इस तंत्र के अंतर्गत निम्न कोशिकांग आते हैं, जैसे अंतःप्रद्रव्यी जालिका है ना, गाल्जी काय, लाइसोसोम, ठीक है, और रसधानियां।
ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारी है, अंतःझिल्लिका तंत्र। क्या है, अंतःझिल्ली या अंतःझिल्लिका तंत्र। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखोगे, अंतःझिल्ली तंत्र। अंत तंत्र। अब अंतःझिल्ली तंत्र की हम बात करेंगे। तो अंतःझिल्ली तंत्र के अंदर बहुत सारे तंत्र प्रेजेंट होते हैं, है ना। अंतःझिल्ली तंत्र का मतलब समझते हो, तो इनके अंदर क्या आ जाएंगे, बहुत सारे तंत्र प्रेजेंट होते हैं। अब वो बहुत सारे तंत्र क्या होते हैं, जैसे सबसे पहले क्या होता है, अंतः प्रद्रव्यी जालिका। क्या होगा, अंतः, तो पहला क्या है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे निम्न आते हैं। पहला है अंतः प्रद्रव्यी जालिका, अंतः प्रद्रव्यी जालिका, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके भी दो भाग होते हैं। इसके भी कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला क्या होता है, आर ई आर, दूसरा है यस ई आर। तो आर ई आर को क्या बोलते हैं, आर ई आर को बोला जाता है रॉफ, ठीक है, क्या बोलते हैं, रॉफ एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक ना, राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, ठीक है। यस ई आर को क्या बोलते हैं, स्मूथ, ठीक है, स्मूथ, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर। हिंदी में क्या बोलोगे, राप को खुरदरी अंतः प्रद्रव्यी जालिका, और यस यार को चिकनी, ठीक है, चिकनी अंतः प्रद्रव्यी जालिका। तो जिसपे राइबोसोम के कण प्रेजेंट होंगे उसको हम कहते हैं खुरदरी, जिसपे इसका अभाव होता है उसको हम क्या कहते हैं, चिकनी, ठीक है। दूसरा क्या होता है, गाल्जी उपकरण, ठीक है, लाइसोसोम और राजधानियां, ठीक। इसके बाद कौन सा आता है, सेकेंड आता है गाल्जी उपकरण, गाल्जी उपकरण, गाल्जी उपकरण को हम कहते हैं गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी। तो ये अंतःझिल्लिका तंत्र का मतलब क्या होगा, ये जो अंतःझिल्ली नुमा एक संरचना है, ये जो है ये अंतःप्रद्रव्यी जालिका है, ये भी एक झिल्ली नुमा संरचना है जो पदार्थों एंजाइमों को रिलीज कर रही है। ये गोल्गी उपकरण है, ये भी झिल्ली नुमा संरचना है, ये भी पदार्थों को रिलीज कर रहा है। इसी तरह एक और आता है लाइसोसोम, लाइसोसोम ये भी एक झिल्ली नुमा तंत्र का है जो कि एंजाइमों का इन सारी चीजों को रिलीज कर रहा है। इसके बाद रसधानी, रसधानी ये जितने भी हमारे हैं ये अंतःझिल्लिका तंत्र है। ये अंतःझिल्लिका तंत्र के साथ साथ ये बहुत सारे पदार्थों का ये स्रावण करते हैं। अब लाइसोसोम का कार्य है, लाइसोसोम का कार्य है एंजाइम आदि पदार्थों का स्रावण करना, ठीक है, एंजाइम को स्रावित करना, ठीक है। इसी तरह अंतःप्रद्रव्यी जाल का काम का है, क्या है, विसरण तथा पराशरण। इसका कार्य हो जाएगा विसरण, विसरण एवं पराशरण में। हमारी बॉडी के अंदर जो विसरण और पराशरण की क्रिया हो रही है वो कौन करेगा, अंतःप्रद्रव्यी जालिका। ये क्या करेगा, एंजाइम को बनाएगा, एंजाइम को क्या करेगा, बनाने का कार्य करेगा। एंजाइम को कौन बनाएगा, गोल्गी कॉय। अब गोल्गी कॉय की खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनका कार्य है कठोरता देना, है ना, पौधों को राजधानी काम है कठोरता देना, स्मृति प्रदान करना, ठीक है। और ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका की
कोशिका की आत्मघाती आत्मघाती थैली। कोशिका की आत्मघाती क्या कहते हैं भाई? थैली कहते हैं। इनका काम है पाचक एंजाइम को रिलीज करना, पाचक एंजाइमों को रिलीज करना। भाई जब पाचक एंजाइम हमारी बॉडी में बनेंगे तभी तो हमारा भोजन का पाचन होगा। जब हमारी बॉडी में पाचक एंजाइम ना बने तो भोजन का पाचन संभव है? बताओ, ऐसा संभव है? पाचक एंजाइम ना बने तो भोजन पचना संभव है? नहीं है। राजधानी, ये झिल्लियुक्त कोशिकांग है। ये पादप कोशिका में कम संख्या में तथा बड़े होते राजधानी पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो होंगे ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट है। तो पौधे में है ना, ये आकार में, प्लांट सेल में आकार में बड़े होते हैं। प्लांट सेल में जब हम देखेंगे तो ये आकार में बड़े होंगे और संख्या में कम होंगे। आकार में बड़ा, संख्या में कम। कौन? ये जो रसधानी यानी जो फूड वैक्यूल होगी ये पादप कोशिका में आकार में ज्यादा, है ना, आकार साइज में बड़ी और संख्या में कम। अब यही एनिमल सेल में होगा। तो एनिमल सेल में क्या होगा? ये संख्या में ज्यादा होगी, संख्या में क्या होगी? ज्यादा होगी, लेकिन आकार में क्या होगी? छोटी होगी। इतनी बात ध्यान देना, ये जो फूड वैक्यूल है या जो राजधानी है ये पादप कोशिका में संख्या में कम पाई जाती है, आकार में बड़ी है। जंतु कोशिका में संख्या में ज्यादा है और आकार में क्या है? छोटी है। तो ये है अंतःझिल्लिका तंत्र। तो अंतःझिल्लिका तंत्र जो होती है वो निम्न प्रकार की है। अंतः प्रद्रव्यी जालिका, जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का, RER, SER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसपे राइबोसोम के कण प्रेजेंट होते हैं वो रफ है ना, जिसको हिंदी में खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका कहते हैं। और ये SER को चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका, यानी कि इस पे राइबोसोम के कण का अभाव होगा। तो जिसपे राइबोसोम कण प्रेजेंट है वो क्या है? जिसमें राइबोसोम का कण क्या है? उपस्थिति है, उसको हम बोलेंगे RER। जिसपे अभाव है उसको बोलेंगे SER। ठीक है, प्रेजेंट है तो RER, अभाव है तो SER। ठीक। गाल्जी काय, गाल्जी काय का ये पूछा जाता है भाई, गाल्जी काय का नाम किसने दिया? तो ध्यान देना, कैमिलो गॉल्जी, कैमिलो गोल्गी ने। कैमिलो गॉल्जी क्या थे? वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक का नाम था, इन्होंने अपने ही नाम पे गाल्जी उपकरण या गोल्गी बॉडी रख दिया। इनका कार्य है एंजाइम को रिलीज करना, हमारे बॉडी में एंजाइम को बनाना। इनका कार्य है विसरण का, परासरण का, स्थानांतरण का, ये जितने भी कार्य है ये हमारे बॉडी में करना। ठीक, किसका कार्य है? अंतःप्रद्रव्यी का। इनका एंजाइम का रिलीज करना। ये जो है लाइसोसोम, ये भी झिल्ली युक्त। देखो झिल्लिका तंत्र क्यों बोले? क्योंकि झिल्ली जैसी संरचना, झिल्लिका तंत्र कहने का मतलब कि ये कैसी संरचना है? झिल्ली जैसी संरचना है, इसीलिए इसको हम झिल्लिका तंत्र कह रहे हैं। इनका काम है पाचक एंजाइमों को बनाना। अब अगर हमारे बॉडी में पाचक एंजाइम ना बने तो क्या हमारा भोजन पच पाएगा? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो इसको हम कहते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली। अब आता है रसधानी। तो ये रसधानी जो होगी ये भी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है। तो पादप कोशिका में ये संख्या में बड़ी और संख्या में कम, आकार में बड़ी। जंतु में क्या होगी? जंतु कोशिका में क्या होगी? आकार में छोटी, संख्या में ज्यादा। इनमें आकार में छोटी, संख्या में ज्यादा। एनिमल में, प्लांट में आकार में बड़ा, संख्या में कम। तो ये सभी अंतःझिल्लिकी तंत्रिका तंत्र होते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? कौन कौन सा कोशिका द्रव्य में कौन कौन सा हमने देखा? कोशिका द्रव्य यानी जो सेल वाल है, सेल वाल कहाँ प्रेजेंट होगी भाई? कोशिका झिल्ली के बाहर होगी। अगर यही सेल वाल की संरचना आप देखो, है ना, यही हमने संरचना बनाई है, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद एक लेयर होती है, और ये जो लेयर होती है ये लेयर कैसी होती है? मोटी लेयर होती है। देखो जंतु कोशिका में तो इसका अभाव है, जंतु कोशिका में इनका अभाव है, लेकिन प्लांट सेल में है, यही सेल वॉल है। और ये सेल वॉल जो है पौधों को दृढ़ता,
सुरक्षा, मजबूती प्रदान करती है कि बाहरी से कोई भी आघात हो तो ये सेल वॉल क्या करेगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी, उसको क्या करेगी, सुरक्षा करेगी। तो प्लाज्मा झिल्ली के बाहर क्या होती है, सेल वॉल होती है। और सेल वॉल से घिरी हमारी क्या होती है, जो साइटोप्लाज्म है। ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेन्स, यानी कि ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी केंद्रक, ये सभी चीजें क्या होती है, प्रेजेंट होती है प्रोटोप्लाज्म ही, है ना। प्रोटोप्लाज्म का भाग ही, या प्रोटोप्लाज्म दो चीजों से मिलकर बना है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, जैसे हम ये न्यूक्लियस देखते हैं, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर धागीनुमा संरचना होती है। धागीनुमा संरचना के साथ साथ इसमें न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के साथ साथ इसका ये द्रव्य होता है। इसी द्रव्य को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। बात समझ में आ गई, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इन सभी के कार्य क्या होते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कंफ्यूजन है तो इसके पीछे वाले चैप्टर देख लेना, यानी क्लास देख लेना। उसमें मैं कोशिका झिल्ली की बहुत ज्यादा अच्छे से डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश की। तो यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा प्लाज्मा झिल्ली, तो वहां पे जाके समझ लेना, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में होगी इसके आगे की पार्ट्स की। तो पीछे का आपको रिवीजन करना है। तो सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर।